हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अनुसार पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रोमिनेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानेंगे, जिससे जो होता है यूजीसी नेट एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए यूजीसी नेट एग्जाम्स की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिरोमणि अकाली दल के बारे में। शिरोमणि अकाली दल की जो आइडियोलॉजी है वो सेंटर राइट की आइडियोलॉजी है, यानी सेंटर राइट की आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं। और ये एक सिख सेंट्रिक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है पंजाब की इंडिया में। साथ ही साथ ये सेकंड ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, कांग्रेस के बाद। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है और एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वहीं पर शिरोमणि अकाली दल जो है इसकी स्थापना 1920 में की जाती है। इसके पहले जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो सरदार सरमुख सिंह सुब्बल बनते हैं। लेकिन ये जो पार्टी पॉपुलर होती है वो मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में होती है। इसने एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की थी। अकाली जो मूवमेंट शुरू हुआ था ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के खिलाफ, उसमें। और साथ ही साथ जो गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट्स हुआ था उसमें भी एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने प्ले किया था। अकाली मूवमेंट का ये इन्फ्लुएंस रहा है कि 1920 से 1925 का जो पीरियड रहा है उसमें 30 नए पंजाबी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर लॉन्च किए गए थे इस मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होकर। यदि इनके की फीचर्स या आइडियोलॉजी की बात करें तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो रिलीजियस और रीजनल आइडेंटिटी को लेकर है। यानी ये सिख जो रिलीजन्स के लोग हैं उनके राइट्स के लिए कार्य करते हैं। और साथ साथ पंजाबी जो लैंग्वेज बोलने वाले हैं या पंजाब जो स्टेट्स है उस रीजन्स की आइडेंटिटी के लिए कार्य करते हैं। यानी ये ग्रेटर डिमांड की मांग करते हैं पंजाबी जो ऑटोनॉमी है उसके लिए। और इंडियन फेडरलिज्म में रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात करते हैं। ये जो रिप्रेजेंट करते हैं सिख मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके द्वारा एक फेमस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया जाता है, दिया जाता है। ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसमें मांग की जाती है सेंटर से फेडरल रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, ठीक ना। इसमें ग्रेटर ऑटोनॉमी देने की बात की जाती है स्टेट्स को। साथ साथ इसमें बात की जाती है कि प्रोटेक्ट किया जाए सिख के रिलीजन्स को, उनके लिंग्विस्टिक को, उनके कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की बात इसमें की जाती है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो 1973 में लाया जाता है, ठीक ना, इस पार्टी के द्वारा। साथ ही साथ ये इनका जो फोकस रहता है वो एग्रेरियन फोकस रहता है, यानी जो ये ट्रेडिशनल रूप से सपोर्ट करते हैं वो एग्रेरियन जो कम्युनिटी है सिख एग्रेरियन कम्युनिटी, उनके इंटरेस्ट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। यदि इनके पॉलिटिकल रोल्स की बात कर ली जाए तो ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में अगर बात की जाए तो ये गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट्स में एक्टिव थे। साथ साथ फ्रीडम जो स्ट्रगल था उसमें भी इन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात की जाए, आज़ादी के बाद की बात की जाए तो ये पंजाब जो स्टेट्स है यानी पंजाबी सूबा के स्टेटहुड के लिए इन्होंने डिमांड उठाई। और इनके डिमांड्स की बदौलत ही 1966 में पंजाब को एक नया राज्य का दर्जा मिलता है। जब नया राज्य का दर्जा मिल जाता है तो वो वहाँ की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं और जो सत्ता है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और कई बार गवर्नमेंट्स फॉर्म करने में भी ये सफल रहे हैं। इन्होंने कुछ समय तक बीजेपी का भी अलायंस यानी एनडीए का भी अलायंस के रूप में कार्य किया है, कई बार इन्होंने सपोर्ट किया है, ठीक है। तो इस प्रकार देखें तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है सेफ गार्डिंग में। पंजाब के जो वाटर है, वहाँ की कल्चर है, वहाँ की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनके सेफ गार्डिंग में, उनको सुरक्षा देने में या उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यदि हम लोग अकाली दल से प्रमुख जो चीफ मिनिस्टर्स की बात करें जो बिलोंग करते हैं अकाली दल से, वो हैं गुरनाम सिंह पहले, दूसरे हैं सुरजीत सिंह बरनाला और तीसरे हैं प्रकाश सिंह बादल। तो प्रकाश सिंह बादल इस पार्टी के सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर बनने वाले भी सबसे ज़्यादा समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति हैं। अब हम लोग बात करेंगे मिजो नेशनल फ्रंट की। तो मिजो नेशनल फ्रंट एक सिग्निफिकेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है मिजोरम की, ठीक ना। इसकी यदि हिस्ट्री की बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री जानी जाती है ये पार्टी इंसर्जेंसी के लिए, रिकन्सिलिएशंस के लिए। इसके यदि ओरिजिन्स की हम लोग बात कर ले तो मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट से ये ओरिजिन होती है ये पार्टी। मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट जो था ये बनाया गया था पू लालदेंगा के द्वारा 1959 में, जब वहाँ मिजो रीजन्स आसाम के मिजो रीजन्स में फेमाइन आता है, अकाल आता है। और ये मानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें किसी भी प्रकार की एक्टिव रोल नहीं अदा करती अकाल से उनको राहत दिलाने के
लिए, उसी के खिलाफ इनका एक प्रोटेस्ट होता है। और बाद में यही 1961 में मिजो नेशनल फ्रंट नामक एक पॉलिटिकल पार्टी का ये निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये देखा जाए तो ये पार्टी जो है तो एक सोशल मूवमेंट से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की ओर बनने मतलब एक सोशल मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है जो पॉलिटिकल पार्टीज का रूप लेती है। की इवेंट्स की बात कर लिया जाए इसके तो 1966 में इनके द्वारा अपराइजिंग किया जाता है, जिसमें आर्म रिबेल किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा, और अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया जाता है, मिजोरम को इंडिपेंडेंस घोषित किया जाता है इनके द्वारा। और ये जो तो 20 साल का यहाँ पर पीरियड दिखाई देता है इंसर्जेंसी के, यानी 1966 से लेके 1986 तक, जब तक मिजोरम अकार्ड नहीं हो जाता। मिजोरम अकार्ड होता है 1986 में, जो मिजो नेशनल फ्रंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच होता है, और इसके द्वारा इंसर्जेंसी वहाँ पर समाप्त हो जाती है। वहाँ पर जो वायलेंस होता है, विद्रोह होता है, उपद्रव होता है, वो समाप्त हो जाता है। और वो अपना जो उपद्रव का रास्ता है, हिंसा का रास्ता है, उसको छोड़ देते हैं। और बाद में इनको 1987 में इनके जो डिमांड थी उसके आधार पे मिजोरम्स को एक स्टेट्स का दर्जा दे दिया जाता है। तो यदि पॉलिटिकल रोल की बात की जाए तो इस अकॉर्ड के होने के बाद मिजो नेशनल फ्रंट जो थी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, और मिजोरम में कई बार मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट्स फॉर्म करने में भी ये सफल रहती है। यदि हम लोग इनके आइडियोलॉजी की बात करें तो ये इनिशियली में अगर देखा जाए तो मिजो नेशनल फ्रंट सक्सेशंस की आइडियोलॉजी अपनाती है, अलगाववाद की राजनीति करती है, लेकिन बाद में जब मिजोरम्स को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाता है तो ये मिजो आइडेंटिटी, उनकी ऑटोनॉमी और डेवलपमेंट के लिए ये कार्य करती हैं। इम्पैक्ट और लेगेसी की बात की जाए तो मिजो नेशनल फ्रंट जो है तो मिजोरम बनने के बाद वहाँ पीस और स्टेबिलिटी लाने में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही साथ इन्होंने की रोल प्ले किया है मिजो कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में, और वहाँ के जो मिजोरम स्टेट्स है उसके डेवलपमेंट में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिजो नेशनल फ्रंट जो है तो स्टेट में 3 बार गवर्नमेंट्स जो है तो बनाने में सफल होती है। जो करंटली ये पार्टी की बात की जाए तो ये अपोजिशंस पार्टी है, जिसके प्रेसिडेंट है जोरमनथंगा, जो फार्मर चीफ मिनिस्टर्स भी रहे हैं मिजोरम के। यदि लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स की बात करें जो मिजो नेशनल फ्रंट से मिजोरम में बने हैं, उसमें बने हैं लाल देंगा, जो 1986 से लेके 1988 तक जो तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहते हैं। और फिर जोरमथंगा जो रहे हैं 1998 से लेकर पहले 2008 तक, और फिर 2018 से 2023 तक, यानी 25 साल का पीरियड जो था इन्होंने वहाँ पर एक पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर्स के रूप में उन्होंने काम किया है। अब हम लोग बात करेंगे तेलंगाना राष्ट्र समिति की। तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना जो होती है वो 2001 में की जाती है के चंद्रशेखर राव के द्वारा। के चंद्रशेखर राव फार्मर मेंबर रहते हैं तेलुगु देशम पार्टी के। इस पार्टी की स्थापना का जो उद्देश्य रहता है वो तेलंगाना राज्य के लिए एक नए राज्य स्टेटहुड्स की डिमांड के लिए रहता है, कि एक नए राज्य की डिमांड रहती है कि एक तेलंगाना को नया राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए आंध्र प्रदेश में। इनका मानना है जो तेलंगाना रीजन्स है वहाँ पर उनके रीजनल डेवलपमेंट को निगलेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दिखाई देती है, साथ ही साथ जो उनके कल्चरल आइडेंटिटी है उनको भी प्रिजर्व किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर ये तेलंगाना मूवमेंट शुरू करते हैं। तो यदि इनके की माइलस्टोन की बात की जाए तो ये जो पार्टी बनती है तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये सेपरेट तेलंगाना स्टेट्स के लिए बनाई जाती है, और यहाँ पर जो केसीआर के चंद्रशेखर राव की लीडरशिप रहती है, और ग्रास रूट जो मोबिलाइजेशन होता है वो जो वहाँ पर वेरियस ग्रुप्स होते हैं उनको जो है तो यूनाइट करने का काम किया जाता है तेलंगाना मूवमेंट्स के लिए। साथ ही साथ ये जो पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये यूपीए के अलायंस में भी रहती है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का एक हिस्सा होती है 2004 से लेकर 2006 तक। इनके पास 5 लोकसभा की सीट रहती है और 26 असेंबली सीट रहती है आंध्र प्रदेश में। लेकिन वहाँ से उनको डिससैटिस्फैक्शन मिलता है, और वहाँ क्योंकि वहाँ पर जो यूपीए की सरकार रहती है वो इनके इंटरेस्ट को एड्रेस नहीं करती सही तरीके से, जिसके कारण ये अपना सपोर्ट को विड्रा कर लेते हैं 2006 में, जो एक मैसेज भेजता है कि ये अपने काज के लिए यानी तेलंगाना जो मूवमेंट्स है उसके लिए कमिटमेंट है, और एक नए राज्य की मांग के लिए अभी भी अड़े हुए हैं और उसको लिए हुई काम करेंगे, जिसके कारण इनको तेलंगाना को स्टेटहुड का भी दर्जा दिया जाता है 2014 में, यानी इनकी जो मांगे हैं वो पूरा होती हैं, इनका जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। ठीक। और इस प्रकार तेलंगाना एक नया राज्य बनता है 2014 में, जिसकी कैपिटल जो होती है वो हैदराबाद होती है, और टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति वहां पर रूलिंग पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है इस नए स्टेट्स में, और के चंद्रशेखर राव वहां के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स के रूप में हमको बनते हुए दिखाई देते हैं।
यदि इनके गवर्नेंस और पॉलिसीज की बात की जाए तो सिंस 2014 से जब से इनकी सरकार बनी है वो रीजनल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। इनका जो फोकस रहा है वो वहाँ की रीजनल डेवलपमेंट का रहा है। इनकी कुछ स्कीम्स रही हैं जैसे मिशन भागीरथ यानी वाटर सप्लाई के लिए, और रायतु बंधु यानी एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट के लिए ये स्कीम्स चलाते हैं। साथ ही साथ ये तेलंगाना के कल्चरल आइडेंटिटी जिसको उद्देश्य के साथ ये पार्टी बनी थी उसको भी प्रिजर्व करने में ये इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं। साथ ही साथ प्रमोट करते हैं जो वेलफेयर पॉलिसीज होती है मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए, उसको भी ये कार्य करते हैं, उस पर भी कार्य करते हैं। यदि इनके इलेक्टोरल सक्सेस की बात की जाए तो तेलंगाना जो है तो मेन स्ट्रीम पार्टी रही है तेलंगाना में, तेलंगाना जो राज्य रहा है वहां पर। और 2014 और 2018 दोनों इलेक्शंस में ये इनको विजय प्राप्त हुई है, सक्सेसिव इलेक्शंस को ये जीते हैं, ठीक ना। इस प्रकार वहां की डोमिनेंट रीजनल फोर्स मानी जा सकती है तेलंगाना रीजन्स की। अब हम लोग बात करेंगे असम गण परिषद की। असम गण परिषद जिसकी स्थापना 1985 में होती है, ये इमर्ज होती है एज सिग्निफिकेंट रीजनल पार्टी के रूप में असम में। और ये एडवोकेट करती है जो आसामीज आइडेंटिटी है उसको। साथ साथ ये एड्रेस करती है जो इलीगल इमिग्रेशन का कंसर्न है उसको। असम गण परिषद के जो जन्म होता है वो एंटी फॉरेनर एजिटेशन से होता है, जिसको लीड किया जाता है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन AASU और उनके जितने भी सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा। इस एजिटेशंस के जो टारगेट में होते हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं जो प्राइमरी बांग्लादेशी मुस्लिम होते हैं, और ये आसाम में इंटर करते हैं 1971 के बाद। इस पार्टी का टिपिंग पॉइंट तब आता है जब आसाम एकॉर्ड साइन होता है 1985 में, ठीक ना। ये आसाम एकॉर्ड जो साइन किया जाता है एजिटेटर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच ये साइन होता है, जिसमें प्रॉमिस किया जाता है कि जो आसामीज आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व किया जाएगा, साथ ही साथ डिपोर्ट किया जाएगा जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पर आए हैं। इस पार्टी की आइडियोलॉजी की और ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसकी की आइडियोलॉजी आसामीज आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है। तो ये जो असम गण परिषद है ये प्रायोरिटाइज करती है प्रिजर्वेशन ऑफ आसामीज लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी को। साथ ही साथ इमिग्रेशंस को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, जितने भी वहाँ पर मुस्लिम बांग्लादेशी मुस्लिम आए हुए हैं उनको वो बाहर करना चाहते हैं, और जो भी अब नए इमिग्रेशन आ रहे हैं उनको वहाँ पर आने से रोकना इनका मेन लक्ष्य है। साथ ही साथ ये फोकस करते हैं रीजन्स की इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसमें, और इसके लिए वो कई सारी सेंट्रल पॉलिसीज के अंतर्गत अपनी उनके द्वारा जो सेंट्रल पॉलिसी है उसको निगलेक्ट किया गया है, तो उसके द्वारा ये अपना जो है तो स्टेट पॉलिसीज के द्वारा, वेलफेयर पॉलिसीज के द्वारा वहाँ के इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर कार्य करना चाहते हैं। यदि इनके पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री की बात की जाए तो असम गण परिषद 1985 में पावर में आती है, जिसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं प्रफुल्ल कुमार महंत, ठीक है। तो इस प्रकार देखें तो आसाम की पॉलिटिक्स में असम गण परिषद का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, लेकिन रिसेंट में उसका डिक्लाइन दिखाई देता है। उन पे करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं, एलिगेशंस लगाए गए हैं, ठीक ना। साथ ही साथ वो फेल्यूर रही है जो उन्होंने प्रॉमिस किया था इमिग्रेशन को बाहर करने का, उसमें भी। और रिसेंट में बीजेपी का जो वहाँ पर स्ट्रांग पार्टी के रूप में उदय हुई है पार्टी, उसकी वजह से भी इस पार्टी का असम गण परिषद का असम में डिक्लाइन दिखाई देता है। अब हम लोग बात करेंगे शिवसेना की। तो शिवसेना की स्थापना 1966 में बाल ठाकरे के द्वारा की जाती है मुंबई में। ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है मुंबई की, और ये जो एड्रेस करती है वो सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवांसेस को एड्रेस करती है जो मराठी स्पीकिंग अर्बन मिडिल क्लास फैमिली है। इस पार्टी के फॉर्मेशंस का जो आइडियोलॉजी रहा है वो सन ऑफ द सॉइल्स की आइडियोलॉजी रहा है, जिसमें ये महाराष्ट्रियन जो मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए ये कार्य करती है, उनके राइट्स के लिए ये उनको राइट्स को रिप्रेजेंट करती है, उनके जो इंटरेस्ट है उनको उनकी मांग करती है। और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जॉब और अपॉर्चुनिटीज में इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए, स्पेशली इन मुंबई में, ठीक है। इनके यार फॉर्मेशन के कॉन्टेस्ट को देखा जाए तो ये लिंग्विस्टिक और इकोनॉमिक इनके ग्रीवांसेस रहे हैं। महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो लिंग्विस्टिक आधार पर ये राज्य बनता है 1960 में, लेकिन जो मराठी स्पीकिंग पीपल हैं उनके उनको एक मार्जिनलाइज इकोनॉमिक उनकी कंडीशंस वहाँ पर हमको दिखाई देती है। इनका मानना है कि जो साउथ इंडियन है उन्होंने एक्यूपाई कर लिया है जितने भी वाइट कॉलर जॉब्स हैं मुंबई में, तो जिसके कारण अर्बन जो मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली है
उनको जो तो इकोनॉमिक रूप से वो पीछे रह जा रहे हैं, वो जॉब में उनकी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। तो डेमोग्राफिक कंपोजिशंस की बात की जाए तो इस पार्टी के जो सपोर्टर रहे हैं वो मराठी स्पीकिंग फैमिली रही है, उनके उन्हीं के इंटरेस्ट को ये फुलफिल करने के लिए, उनके डिमांड्स जो है उनको पूरा करने के लिए ये पार्टी कार्य करती है। यदि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ये पार्टी चाहती है कि जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस बना हुआ है उसको जो है तो सुधारा जाए, और महाराष्ट्रियन जो पीपल्स हैं उनको पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है उनको इंश्योर किया जाए, उनको दिया जाए जॉब अधिक से अधिक, ठीक है। यदि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो ये मोबिलाइज करते हैं जो महाराष्ट्रियंस पीपल हैं मुंबई में उनको, और ये साउथ जो इंडियन कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट नॉन महाराष्ट्रियन कम्युनिटीज के खिलाफ ये कैंपेन चलाते हैं। यदि इनके एक्सपेंशंस की बात की जाए तो ये जो तो इनका एजेंडा जो रहता है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपनाती है और बीजेपी के साथ अलायंस भी बना के रखती है, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इनका एक इम्पॉर्टेंट जो है तो रोल रहा है। प्रेजेंट सिनारियो में देखा जाए तो ये बीजेपी के जो अलायंस है उससे अलग हो गई है और नए जो अलायंसेस है उसमें जाती है, लेकिन तब पर भी जो शिवसेना है वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका प्ले कर रही है वर्तमान में भी। नेक्स्ट पार्टी है डीएमके, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कचगम। जो द्रविड़ मुनेत्र कचगम है ये द्रविड़ियन मूवमेंट से इमर्ज हुई पार्टी है जो एंटी ब्राह्मण और तमिल सब नेशनलिज्म के लेकर जो तो पार्टी उदय हुई है। ओरिजिन अगर इसका देखा जाए तो ये जस्टिस पार्टी से रहता है जिसमें ये नॉन ब्राह्मण एलिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाद में साथ साथ ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जिसको ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया जाता है 1925 में, उसका भैया साथ देते हैं, और जितने भी ये मोबिलाइज करते हैं लोअर कास्ट को अगेंस्ट द कास्ट ऑपरेशंस एंड ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस रहता है उसके खिलाफ। 1944 में जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है तो मर्ज होकर एक द्रविड़ कचगम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये द्रविड़ कचगम से भी अलग होकर सी अन्नादुरई 1947 में डीएमके बनाते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कचगम। तो द्रविड़ मुनेत्र कचगम पार्टी कब बनती है? 1947 में बनती है। ये पार्टी सोशल जस्टिस के लिए काम करती है, यानी कास्ट हायरार्की के खिलाफ ये काम करती है। ये साथ ही साथ अपोज करती है जो हिंदी का इम्पोजिशंस है और प्रमोट करती है तमिल प्राइड को, और 1967 में ये पावर में आते हैं वहाँ पर तमिलनाडु के रीजन्स में। तो तमिल पॉलिटिक्स में इनका एक महत्वपूर्ण डोमिनेंट रोल रहा है। ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कचगम की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1972 में एमजी रामचंद्रन के द्वारा की जाती है। ये डीएमके से स्प्लिट होकर पार्टी बनती है अन्नादुरई की डेथ के बाद। इसकी बात की जाए तो ये भी तमिल नेशनलिज्म को मेंटेन करने की बात करती है, उसी पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करती है, और साथ साथ पॉपुलिस्ट जो अप्रोच है वेलफेयर स्कीम्स है पुअर्स के लिए और प्रो डेवलपमेंट एजेंडा इनका मेन लक्ष्य रहता है। तो अगर की फीचर्स की बात की जाए दोनों पार्टीज की डीएमके और एआईडीएमके जो दोनों तमिलनाडु में प्रोमिनेंट रीजनल पार्टीज हैं, तो ये दोनों पार्टी जो है तो तमिल आइडेंटिटी को एम्फेसिसाइज करती है, अपोज करती है कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस को, रजिस्ट करती है सेंट्रलाइजेशन जो टेंडेंसी है उसको, ठीक है। ये दोनों जो है तो पॉपुलिज्म जो पॉलिटिक्स है उसको अडॉप्ट करती है, यानी वेलफेयर की स्कीम्स लाती है, सब्सिडाइज फूड, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब की बात ये पॉलिटिकल पार्टीज करती है। यदि पॉलिटिकल राइवलरी की बात की जाए तो डीएमके और एआईडीएमके अल्टरनेट रूप से पावर में रहे हैं तमिलनाडु में 1970 के दशक के बाद से। तो इस प्रकार देखें दोनों ही पार्टी तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिक्स पार्टी के रूप में कार्य की है, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में होती है। नंदामुरी तारक राम राव यानी एनटी रामा राव के द्वारा की जाती है। एनटी रामा राव एक सेलिब्रेटेड फिल्म पर्सनालिटीज रहते हैं और कल्चरल आइकन भी रहते हैं आंध्र प्रदेश में। तो यह रीजन जो इनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है इंडिया के रीजनल पॉलिटिक्स में, यानी वहाँ पर जो कांग्रेस का डोमिनेंस है उनको ये चैलेंज करते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। की फीचर्स की बात की जाए तेलुगु देशम पार्टी के तो इनका जो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट रहता है ये कांग्रेस गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं रहते और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के रूप में ये पार्टी उभरकर सामने आती रहती है। जो कांग्रेस पार्टी वहाँ के जो इन्फ्लेशन है और वहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ के डिक्लाइनिंग के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और एक पार्टी उभर के रूप में उभर कर सामने आते हैं।
कल्चरल आइडेंटिटी की बात की जाए तो ये तेलुगु जो है तो तेलुगु प्राइड्स के लिए कार्य करते हैं। इनकी जो डिमांड्स होती है फेडरल रिस्ट्रक्चरिंग की होती है, ये सेंटर स्टेट के बीच जो रिलेशंस है उसमें सेंटर को ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की बात ये करते हैं। इलेक्टोरल सक्सेस की बात की जाए तो टीडीपी जो है तो 1983 में जो है तो सरकार जो आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसमें हिस्टोरिक विक्ट्री करती है और एक अपनी सरकार बनाने में सफल होती है। नेक्स्ट पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में होती है, जिसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव के द्वारा किया जाता है। ये सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल फोर्स है उत्तर प्रदेश में और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी। ठीक ना। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल जस्टिस पर आधारित होता है, जो बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है, उनके लिए कार्य करती है। ये देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वो कास्ट पॉलिटिक्स पर ध्यान देती है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको मेन रूप से, और यादव स्पेशली जो यादव कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट को ये प्रमोट करती है। साथ ही साथ इनका जो सपोर्ट रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी का भी रहा है। यदि इनके इलेक्टोरल सक्सेस की बात की जाए तो ये 1993, 2002 और 2012 के जो उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस रहे हैं वहां पर इनको विजय प्राप्त हुई है और सरकार बनाने में ये सफल रहे हैं। ये भी पॉपुलिज्म की जो पॉलिटिक्स है उसको अडॉप्ट करती है, जिसमें फ्री लोगों को फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, पेंशन स्कीम्स देने की बात ये करते हैं। नेक्स्ट पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको एआईटीसी या टीएमसी के रूप में जाना जाता है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को कॉमनली रूप से तृणमूल कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। ये एक प्रोमिनेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी रही है वेस्ट बंगाल में, जिसकी स्थापना 1998 में ममता बनर्जी के द्वारा किया जाता है, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर ये पार्टी बनती है। ठीक ना। इसकी फीचर्स की बात की जाए तो ये पॉलिटिकल मोबिलाइज करती है, सपोर्ट करती है जो डिसअफेक्टेड कांग्रेस वर्कर रहे हैं, यानी कि, और साथ साथ ये डिससेटिस्फाइड जो लोग रहे हैं सीपीआई से, उसके खिलाफ ये पार्टी उभर कर सामने आती है। इलेक्टोरल सक्सेस की बात की जाए इस पार्टी की तो 2011 के जो वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसमें इस पार्टी को जीत मिलती है, और 34 साल का जो शासन रहता है लेफ्ट फ्रंट यानी सीपीआईएम का, वो यहाँ पर समाप्त होता है। लीडरशिप की बात की जाए तो इनकी जो लीडरशिप है वो ममता बनर्जी की लीडरशिप प्राप्त होती है, और ये वहां पर एक पॉपुलिस्ट लीडर्स के रूप में कार्य कर रही हैं। यदि हम लोग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज की बात करें, ये जितनी भी पार्टीज अभी हमने पढ़े हैं, यदि उनके रोल्स की बात करें तो रीजनल पार्टीज एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, जो कांग्रेस का वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था, यानी जो कांग्रेस सिस्टम था उसको दूर करने में रीजनल पार्टी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने चैलेंज किया है जो कांग्रेस का डोमिनेंट था उसको। साथ ही साथ जो रीजनल पार्टीज होती है वो सेंटर स्टेट में रिस्ट्रक्चरिंग की बात करती है, तो इम्पैक्ट करती है जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है उनको भी। ठीक ना। जहाँ अगर स्टेट में एक मजबूत रीजनल पार्टी होगी तो वो स्टेट्स के ज़्यादा ऑटोनॉमी के लिए कार्य करेगी और मांग करेगी कि ज़्यादा स्टेट्स को ऑटोनॉमी हो, और जो सेंट्रलाइज टेंडेंसी है उसको कम करती है। साथ ही साथ ये लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में कार्य करती है और पार्टी कंपटीशन जो है उसको भी बढ़ाती है। तो इस प्रकार रीजनल पार्टी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा जो प्रोमिनेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में उन पर वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।